हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इसका फॉर्मूला है, एंड I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हमारा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डी क्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अगर हमें वेरिएबल करंट दिया हो, चार्ज आपको निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऐसे यूनिट होते हैं एम्पियर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है एक कंडक्टर के अक्रॉस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और ये ना ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं। ड्रिफ्ट मीन्स ये एक दूसरे को कोलाइड करते हुए चलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, जो रिजल्ट रहेगा इसका, ई टाउ बाई एम होता है। इसका जो डेरिवेशन होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी होती है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये दूसरे की, देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस ए कंडक्टर, एंड वी यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसमें मानते हैं कि एक्सेलरेशन इसका जो है एवरेज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करके, और इसके अंदर जो u की वैल्यू है वो हमारी 0 होती है, क्योंकि u तब यूज होगा जब इसके अंदर आपने बैटरी नहीं लगाई है। बैटरी जब नहीं लगाओगे इसके अंदर तो जो इसका रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, आपने की को, ये की है, आपने की को प्रेस नहीं किया, इलेक्ट्रॉन तो इस वायर के अंदर पहले से ही है, कॉपर की वायर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बल्ब को ग्लो नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करके ये अपना रिजल्टेंट 0 कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाते ही जो की को प्रेस करेंगे, की को प्रेस करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो उस समय जो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ये वेक्टर फॉर्म को शो करता है। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे ये डायरेक्शन को शो करेगा। डायरेक्शन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या कोई सेमीकंडक्टर हो, वहाँ होल्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, म्यू एक सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। जो वेलोसिटी वी ई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, ये होल्स हो गया। होल्स का कंसेप्ट हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो होल्स होते हैं ये मूवेबल नहीं होते, वैसे मूवेबल नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जगह देते हैं खुद की जगह पे। होल्स का मतलब ही पता लगा ना, खाली जगह। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर। बस एक बार याद रखना, जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, एंड जो होल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये V के साथ जो D है ये इसका वो है सबस्क्रिप्ट है, ये नीचे शो करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड E जो है हमारा यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, I बाई ए। उसके बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज लगाई, जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है R। R मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमें, अगर हम VI ग्राफ के अंदर देखें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन शो होती है, OA VI ग्राफ। तो OA जो है ये स्लोप है। स्लोप मीन्स ये एंगल हो गया, जितना एंगल बढ़ा उतना रेजिस्टेंस बढ़ा, जितना स्लोप ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो स्लोप यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर आता है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली एक अपोजिट एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है। जैसे फ्रिक्शन होता है,
वैसे ही रेजिस्टेंस होता है। फ्रिक्शन हमारे मोशन का अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट के मोशन का अपोज करता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मीन्स दीज आर दी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। एंड रेजिस्टेंस जो होता है ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये दी हुई है मैंने, वैल्यूज मीन्स इनके जो नाम दिए हुए पैरामीटर्स के। एल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी एन की वैल्यू है, नंबर डेंसिटी। एंड रो मीन्स रेजिस्टिविटी, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद इसके अंदर ये रेजिस्टिविटी एक टर्म आती है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। वैसे रेजिस्टिविटी होती क्या है, जैसे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, अगर हम L की वैल्यू को 1 ले लें मीटर एंड एरिया की वैल्यू ले लें 1 मीटर स्क्वायर, मीन्स हमने यहाँ पे एक ये ब्लॉक ले लिया, मान लो ये कॉपर का ब्लॉक है, कॉपर का, इसकी जो एज है वो 1 मीटर है, इसकी जो डेप्थ है वो 1 मीटर है, और जो हाइट है ये 1 मीटर है। अब इस कॉपर के क्यूब के ऊपर आप क्या करोगे, करंट पास कर दोगे इसमें से। अब इसमें जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टिविटी मानी जाएगी। उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और उसकी टेबल बना के हम लोग बुक्स में दे देते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है 1.6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, एंड सिल्वर है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये जो वैल्यूज़ है आप बुक्स में मिल जाएंगी आपको, तो ये फिक्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ के अंदर आता है रेजिस्टिविटी जो होती है वो डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है। आप देखो इसके फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ नहीं है, तो क्वेश्चन आते हैं कई बार, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी कितनी होएगी, रेजिस्टेंस डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये R डैश मीन्स नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। अगर आपको बोल दिया जाए कि हमने लेंथ को डबल कर दिया तो n को 2 पुट कर देना, n इज इक्वल टू 2, और कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को अगर लेंथ को हाफ कर दिया तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा किसी भी कंडक्टर का, तो n की वैल्यू 1/2 पुट कर देना। तो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चीज के अंदर आता है कंडक्टेंस। कुछ छोटी टर्म्स हैं ये। कंडक्टेंस क्या चीज होती है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और कंडक्टिविटी एंस करके याद रखना, ANC एंस रेजिस्टेंस, VT कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंबल जो इसका है वो सिग्मा है, इसका सिंबल है G। फिर इसके अंदर आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, J इज इक्वल, कई बार बच्चे क्या करते हैं ओम्स लॉ समझ जाते हैं, V इज इक्वल टू IR लिख देते हैं, ये गलत है। ओम्स लॉ ठीक है, बट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होती है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। इसको ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपको ये फॉर्मूला, इसके अंदर एक ग्राफ्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर ग्राफ है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम देखते हैं वो चलते चलते गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये हीट से ही चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सिलिकॉन होता है इनके अंदर, सिलिकॉन, जिसको आप चिप बोलते हो, सिलिकॉन चिप, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ICs होती हैं। ये सारी ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ बने हुए होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जितना ब्रेक होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। उनको मूव कराने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए इसमें देखो, इसका ग्राफ जो है, रेजिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू राइज हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट, इसके अंदर ये वाला ग्राफ कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के अंदर ऑब्वियसली अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो उसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड ज़्यादा करेंगे, और वो जितनी एनर्जी होगी वो H इज इक्वल टू I²RT की फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए क्या होते हैं, ये डिक्रीज होती है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। हम रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टेंस R, एंड सीरीज में ज्वाइन करना है तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, पैरेलली ज्वाइन करना है तो एक ऊपर
और एक नीचे। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे आई की वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे आई की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर, पावर क्या चीज़ होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर ही होता है। स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसके वॉट रहते हैं, पावर के एसआई यूनिट वॉट रहेंगे। एनर्जी क्या चीज़ होती है? पावर इंटू टाइम। पावर क्या हो जाएगी? वी आई और इंटू टी, ये फॉर्मूला है पावर का। फॉर्मूला एक ये भी होता है वी आई, इसमें आगे दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई हो गया। अब वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वी की वैल्यू को आई आर पुट कर दे, वी की वैल्यू को आई आर पुट कर दे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। अगर हम आई की वैल्यू को वी बाई आर पुट कर दे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो ये छोटी छोटी फॉर्म्स आपको याद रखनी है, फॉर्मूला सारे के सारे आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्रुपिंग ऑफ बल्ब। अब बल्ब का मतलब यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे पावर को एक्सप्लेन करना है। अगर मान लो कुछ बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? सीरीज वाले में डायरेक्ट रेजिस्टेंस की फॉर्म में ऐड करा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ बल्ब के अंदर क्या होगा? अगर आपके बल्ब है, आपके पास दो बल्ब है, मान लो एक बल्ब ये है एक बल्ब ये है, इसकी वोल्टेज है P1, इसकी वोल्टेज है P2। आपसे पूछा गया कि इनकी टोटल पावर कितनी होगी, तो बच्चे क्या करते हैं? P1 प्लस P2 रिजल्ट। नहीं, ये तब होगा जब ये पैरेलली कनेक्ट होंगे। सीरीज के अंदर क्या होता है? 1/P1 प्लस 1/P2 अप टू 1/Pn, और पैरेलल के अंदर क्या होगा? डायरेक्ट ऐड हो जाएगा P1 प्लस P2 अप टू Pn। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेल। सेल क्या चीज़ होती है? सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेल के अंदर क्या होता है? जब देखो सेल आप मार्केट से परचेज करके आए, आपने उसको यूज नहीं किया, तो उस टाइम उस सेल के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वहां पे करंट नहीं चल रहा। जब करंट यूज नहीं हो रहा तो उसको आप ईएमएफ बोलोगे, और जब करंट उसमें से चल रहा है, आपने मान लो उसको घर आकर के इस घड़ी में उसमें रिमोट में डाल दिया, तो उसमें से सर्किट बन गया। सर्किट बन गया मतलब उसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब वहां से चार्जेस का फ्लो हो रहा है, वो खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है मतलब वहां पे ईएमएफ बोलने की बजाय अब आप उसको बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम रिपीटिंग दिस। जब सेल में करंट यूज नहीं हो रहा, मतलब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उसको बोलोगे आप ईएमएफ, और जब करंट यूज हो रहा है उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? इलेक्ट्रोड जो होती हैं, जो हमारे सेल के अंदर होती हैं, जो मटेरियल होता है उनका रेजिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ सेल हो जाएगा हमारा V प्लस IR, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो जाएगा V माइनस IR। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज क्या होते हैं? किरचॉफ्स लॉज जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के काम आते हैं। ये वोल्टेज एंड करंट को कैलकुलेट करते हैं किसी अननोन सर्किट के अंदर, जहां पे आपको बहुत सारे वोल्टेजेस एंड करंट दिए हों। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जितना करंट सर्किट में आ रहा है और जितना जा रहा है उसका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है। समीशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये क्या कहता है? जितना वोल्टेज है, जितना करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्शन है, उसका सम इक्वल्स टू 0 होता है। ये ध्यान रखना आप। उसके बाद इसके अंदर आता है सेल्स इन सीरीज। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इक्वल्स टू NE डिवाइड बाई R प्लस NR। तो यहाँ पे जो ये कैपिटल R है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो छोटा R है वो हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है इन सेल्स के इलेक्ट्रोड्स का। जैसे सेल है ये हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस इस तरह से शो करते हैं। यहाँ किया नहीं हुआ मैंने, यहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। यहाँ पे जो सेल हैं वो एक जैसे हैं, मतलब आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आएगा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कनेक्टेड है, मान लो 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो आप क्या करोगे? उसको डायरेक्ट ऐड कर दोगे E1 प्लस E2 अप टू EN, एंड जो उनका रेजिस्टेंस होगा वो भी यही होगा। और अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स में इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस बोलूं R, मतलब टोटल मीन्स जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू R नेट इज इक्वल टू NR। ये अगर एक्सटर्नली कनेक्टेड है साथ में तो NR प्लस में R हो जाएगा, जो यहां पे आप देख ही रहे हो इसमें हुआ।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल मतलब पैरेलल का मतलब होता है पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल से कनेक्शन होना और नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव से कनेक्ट होना। और सीरीज में क्या होता है, पहले सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव कनेक्ट होना, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव कनेक्ट टू ईच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट टू ईच अदर। नाउ इस सिनेरियो के अंदर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ रहेगा वो रहेगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब इसको रट लो, ठीक है, ये समझने का टाइम नहीं है, बस इसको याद रख लो। E1R2 प्लस E2R1 बाय में R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इतना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn। अगर इन दोनों का डिवीजन कर दूं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R2 अप टू En/Rn। अब नेक्स्ट इसके अंदर अगर यहीं पे ही आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड हो, यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। अब देखो आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट होंगे ना, तो निकालने का तरीका क्या होता है इसको। अब जैसे मान लो आइडेंटिकल है, इसी में देख लो, ये R2 की वैल्यू में R पुट कर रहा हूं और R1 की वैल्यू R पुट कर रहा हूं, क्योंकि सेम है। E1 और E2 ये भी सेम है, तो कितना हो जाएगा, E आ जाएगा। मतलब उनका जो EMF रहेगा वो E ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में EMF क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, तो सबके घर में 220 वोल्ट ही आता है। हाँ 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे बात अलग है, लाइट डिम ज़्यादा, अदरवाइज 220 वोल्ट ही होता है सबके घरों में। नेक्स्ट इसके अंदर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं अपने एडजस्टेंट के साथ, जैसे P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंसेस है। R1 R2 भी कर सकते हो यहाँ पे, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। इनका रेशियो अगर सेम होता है, अगर इन ब्रांचेस का रेशियो सेम है डिवाइड करने के बाद, तो ये सर्किट, ये ब्रिज बैलेंस्ड माना जाता है। बैलेंस होने का मतलब है यहां से यहां का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी, और इसकी कंडीशन याद रखना। और ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब पोटेंशियल सेम है तो गैल्वेनोमीटर, दिस इज द गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 होती है, तब ये बैलेंस माना जाता है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, और ये थ्योरेटिकल फॉर्म होती है। अब इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है मीटर वायर ब्रिज। इसमें क्या होता है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, ये R है, ये S है, S को हम स्मॉल रेजिस्टेंस शंट बोलते हैं। ये एक वायर है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की, जो रेड कलर की मैंने बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एक अरेंजमेंट बना रखा है, इसमें एक जॉकी होती है, ये जॉकी है मेटल का पीस, इसको हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं, या इसको मीटर वायर ब्रिज भी बोलते हैं, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इसको P मान लिया, इसको क्या मान लिया, RS। तो आपने रीडिंग ली, एक जगह पे L पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया, बचा हुआ क्या हो गया, 100 माइनस L हो गया। तो इसको आपने P मान लिया, इसको क्या मान लिया, P/Q R/S। अब कोई भी अननोन है, लेट अस टेक S इज अननोन है, तो S की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आता है इसमें पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्ट मीटर को ओवरकम करता है। मतलब वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है। ये ना हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है वो करंट का ड्रॉ करता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कर देता है सेल में से उसको मेजर करने के लिए। इसके पास खुद की बैटरी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये EP लिखा हुआ है, ये इसकी खुद की बैटरी है, हमने इसको मेजर करना है, ये इसमें से करंट आने नहीं देगा। इसका मतलब ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, IG की वैल्यू 0 होती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा लेंथ के रिस्पेक्ट में, उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, EMF को मेजर करना होता है इसका काम, और दूसरा काम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। मेनली आपको इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, ये कंपैरिजन ऑफ EMF होता है। तो इसमें क्या है, एक सर्किट बनाया हुआ है, इसमें ये प्राइमरी सर्किट है, ये वाला प्राइमरी सर्किट है, और नीचे वाला सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी सर्किट के अंदर सब कुछ नॉन होता है, नॉन पैरामीटर्स होते हैं, और सेकेंडरी के अंदर अननोन होता है। मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको कनेक्ट करनी है तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर कनेक्ट होएगी। और प्राइमरी सेल जो होता है EP की वैल्यू सेकेंडरी से ज़्यादा होएगी। सेकेंडरी मतलब जो नीचे है, याद रखना इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं, और इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए टू गेट द बैलेंस पॉइंट, ओके, और एक्यूरेट वैल्यू।
उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे R इज इक्वल टू स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इस सर्किट के अंदर है, कैपिटल R इंटू में L1 बाई L2 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये वाला सेकेंडरी सर्किट हो गया, ये वाला प्राइमरी सर्किट हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन लेंथ। हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेंथ होती है, ये वायर है, ये वायर कॉन्स्टेंट एंड मैग्नीन की बनी होती है, एलॉय होता है, हम इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो उससे क्या होगा, हमारे को एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, मतलब हम चाहते हैं वोल्टेज की वैल्यू कम से कम ड्रॉप हो। यही तो हमारा वोल्टमीटर का मेन प्रॉब्लम था, क्योंकि वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को ज़्यादा खर्च करता है। हम इसमें चाहते हैं कि ये वोल्टेज को कम खर्चे। कम कब खर्चेगा, जब लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, ग्रेडियंट कम होगा तो वोल्टेज कम गिरेगा। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। ओके, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना इसको। ओके, बाय बाय।